नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम एकांकी संग्रह पुस्तक से पाठों का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने विगत वीडियो में आपके एकांकी जो संग्रह है उस पाठ से किताब पुस्तक से पाठ 2 दीपदान, जो एकांकी कार्य इसके हैं, लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, और इनके बारे में भी पढ़ा, इनका थोड़ा जीवन परिचय भी हमने देखा और प्यारे विद्यार्थियों पाठ परिचय भी। तो जो पात्र परिचय में मुख्य रूप से प्यारे विद्यार्थियों ये जो दीपदान है एकांकी, इसमें ऐतिहासिक जो आदर्शवादी एकांकी है, ये एकांकी ऐतिहासिक आदर्शवादी एकांकी है और इसमें जो मुख्य पात्र पन्नाधाय जी का जो त्याग है, इस तरह का यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। इसमें कुंवर उदय सिंह है जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं, राज्य के उत्तराधिकारी है, आयु उनके अभी 14 वर्ष है। चंदन है वो प्यारे विद्यार्थियों धाय माँ पन्ना का पुत्र है, आयु 13 वर्ष है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, इनकी आयु 32 वर्ष है इसमें। और किरत है जूठी पत्थर उठाने वाला एक पात्र है, इसमें बताया किरत जो कि जूठी पत्थर उठाने वाला बारी है, सेवक है एक तरह का, वो 40 वर्ष है। पन्ना है वो कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय है, चंदन की माँ है, उम्र 30 वर्ष है, आयु उसकी 30 वर्ष है। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है। सोना कौन है? रावल स्वरूप सिंह की रूपवती लड़की है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है, उम्र उसकी आयु है उसकी 16 वर्ष है। सोना जो है हो गया शामली है वो अंतापुर की परिचारिका है, शामली है वो अंतापुर की परिचारिका है जो सेविका है, वो उसकी आयु 28 वर्ष है। काल है 1536 ईस्वी, समय रात्रि का दूसरा पहर है। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष है जो कि चित्तौड़ में कुंवर उदय सिंह का कक्ष यहाँ पर दिखाया गया है। और रंगमंच पर किस प्रकार से अभिनीत इसको किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने कल विगत वीडियो में 35 पृष्ठ तक हो गया था, अंत में जो सोना कहती है, सोना का संवाद देखिए एक बार कि मेरा पागलपन धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है, पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदैव एक जैसी रहती हो। तो इस प्रकार से सोना पन्ना पर क्या कर रही है, एक तरह से व्यंग्य कर रही है। आगे फिर अब देखिए पन्ना क्या कहती है। 36 पृष्ठ से हम पढ़ रहे हैं। अब कौन से पृष्ठ से? हम आज 36 पृष्ठ से, पृष्ठ संख्या 36 से हम पढ़ेंगे। पन्ना कहती है, सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। ये बात कौन कह रही है? पन्ना, कि मुझे अब किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ और मेरा जो जीवन है वो राज कार्य में जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है मेरी। सोना, भाग्य, अरे भाग्य तो सबका होता है धाय माँ, भाग्य तो सबका होता है धाय माँ, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। ये नुपुर माने घुंघरू, ये जो नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, मेरे पैरों की गति में ये गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, यानी मैं कहीं जाती हूँ तो ये घुंघरू बज जाते हैं और घुंघरू बजने का जो संदेश है, मेरे आने का जो संदेश है वो पहले ही पहुंचा देते हैं, तो वह भी इनका क्या है? भाग्य है। और क्या कहती है सोना? और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, ये घुंघरू जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं और वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है धाय माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही है, तुम महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रहे हो तो न दो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना कहती है,
तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? पन्ना कहती है सोना से कि क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का उत्सव बनवीर की इच्छा से है? सोना कहती है कुंवर को ही भेज देती, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना कहती है कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश में एक वही तो उजाले बच्चे हैं। महाराज सांगा के वंश में एक वही तो उजाले हैं। और महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्य लोग चले गए। महाराणा रतन सिंह वो तो 3 ही वर्ष शासन किया और सूर्य लोग स्वर्गवासी हो गए हैं। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक आगे डोट लिखा हुआ है, इसका मतलब जीवित नहीं बचे। वो भी बनवीर की इस कुटलाई से कूटनीति से वो भी बच नहीं सके। सोना कहते धाय माँ तुम विद्रोह की बातें करती हो। सोना कहती है धाय माँ तुम विद्रोह की बातें करती हो। पन्ना कहती है आंधी में आग की लपटें तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी की में लड़खड़ा करके गिरोगी। तुम अगर बनवीर का पक्ष ले रही हो तो ये नुकसान हो जाएगा तुम्हें। तो ये कह रही है, पन्ना कहती है कि आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे और न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत की लहर को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। ये चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, ये जौहर की भूमि है। और यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं नाचती। यहाँ पर आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। तो सोना को ये बात चुभ गई है, तो सोना क्रोध से चीख कर धाय माँ। पन्ना कहती है तोड़ो ये नुपुर, यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है। ये चित्तौड़ की धरती, यहाँ पर आत्म बलिदान को त्यौहार कहा जाता है। तो तोड़ो ये नुपुर, ये घुंघरू, यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है और यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। ये चित्तौड़ की भूमि है, यह बलिदान की भूमि है और यहाँ पर मातृभूमि की वंदना का गीत होता है, इसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में समझ लिया धाय माँ। पन्ना तो यहाँ से जाओ। अब देखिए यहाँ पर सोना का धीरे धीरे प्रस्थान होता है, सोना धीरे धीरे जा रही है, उसके नुपुर धीरे धीरे छम 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 करते बज रहे हैं और नुपुरों की ध्वनि वो धीरे धीरे बजती हुई दूर तक सुनाई पड़ती है। पन्ना कहती है अब देखिए अंधेरी रात, ये रास रंग नगर के सब लोगों का जमाव कुंवर उदय सिंह के लिए बुलाया हुआ है। ये सब है क्या? ये अंधेरी रात, ये रास रंग नगर के सब लोगों का जमाव, ये कुंवर उदय सिंह के लिए बुला हुआ है, ये सब क्या है? इतने में चंदन का प्रवेश हो रहा है यहाँ पर एकांकी में। चंदन कौन है? पन्नादाई का पुत्र, 13 वर्ष का है। चंदन दूर से पुकारते माँ माँ, जोर जोर से माँ माँ पुकारता है दूर से ही। पन्ना क्या मेरे लाल? चंदन कहता कुंवर कहाँ है माँ? कुंवर किसके लिए आया है? उदय सिंह के लिए। वो कितने वर्ष का है? 14 वर्ष के हैं। ठीक है, कुंवर उदय सिंह कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष के हैं। और चंदन पन्ना धाई का पुत्र है, धाई माँ पन्ना का पुत्र 13 वर्ष का। तो बताओ कुंवर कहाँ है? पन्ना कहती है रूठ कर सो गए हैं, रूठ गए हैं और सो गए हैं। चंदन उन्होंने भोजन कर लिया, उन्होंने भोजन कर लिया। पन्ना कहती है नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करवा दूंगी। अभी तो वो रूठ करके सो गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा करके उनको बहलाऊंगी, हैं उनको मनाऊंगी और उसके बाद मैं उनको भोजन करा दूंगी। लेकिन तुम खाना खा लो, भोजन कर लो। चंदन मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ, मैं अकेला भोजन नहीं करूँगा। पन्ना कहती है भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा जो भोजन बनाने वाली है कोई, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी और भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं, फिर तुम्हारी माला ठीक हो जाएगी। पिरो दूंगी मैं उनमें माला को, जो दाने हैं उन माला बना करके उसको ठीक से पिरो करके और तुम्हारे लिए फिर से माला बना दूंगी।
चंदन, माँ कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। चंदन कहते हैं कि माँ कल कुंवर की माला को भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़ करके खींच लिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। पन्ना कहती है अच्छी बात है, मैं उसको भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान इतने में चंदन चला जाता है। शामली को एकाएक घर में कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश, अचानक से कोई तेज गति से कोई आया है ऐसा लगता है, रंगमंच पर देखिए। और इसे उसी समय एक शीघ्रता से शामली आती है। शामली कौन है? अंतःपुर की परिचारिका, जो कि 28 वर्ष आयु की है, वर्ष की है। अब देखिए शामली का आना क्या होता है, देखिए अब आगे। शामली चीखती पुकारती, धाय माँ, धाय माँ, धाय माँ, इस प्रकार से चीखती हुई आती है। पन्ना, कौन कौन? शामली। शामली कहती है बिलखते हुए, धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है, कुंवर कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? पन्ना भी चिंता में पड़ जाती है, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, इनका जीवन कष्ट में है, उनका जीवन संकट में है, क्षमा करना, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो, ठीक से बताओ, ये तुम क्या कह रही हो, कहाँ और कैसे, तुम क्या कह रही हो? शामली, इनका जीवन बचाओ, धाय माँ, इनका जीवन बचाओ। पन्ना चीख करके, शामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है क्या? शामली कहती है बिलखते हुए, रोते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है क्या? मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे, हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसी कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य, मेवाड़ का भाग्य, इस प्रकार डोट डोट में है तो संकट में है। कहने का तात्पर्य मेवाड़ का भाग्य क्या है? संकट में है। पन्ना फिर प्रवेश करके सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए हैं। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर जी को कुछ नहीं हुआ, मेरे कुंवर जी सुरक्षित है और वे सो रहे हैं। ठीक है, ये बात पन्ना कहते हैं, किससे? शामली से। अब शामली कहते कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। तुलजा भवानी उनकी आराध्य देवी है। तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। पन्ना चीख करके, महाराणा की हत्या हो गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। महाराणा की हत्या हो गई है, किसने की? शामली, बनवीर ने की है उनकी हत्या। महाराणा सो रहे थे और उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी, यानी कपट से उनको मार दिया है। महाराणा सो रहे थे और अवसर पाकर के उसने, बनवीर ने तलवार भोंक दी उनके छाती में। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, और जोर जोर से रोने लगते, सिसकने लगती है, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्यौहार मनवाया, और जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे, यानी जानबूझ कर के उन्होंने ये नाच गाने का त्यौहार मनाया है, ताकि नगरवासियों का ध्यान कहाँ हो, नाच रंग में लगा रहे। और मौका देख करके वह राजमहल गया, मौका देख करके वह कौन? बनवीर राजमहल गया, और अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका भी नहीं, और उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी, और सिसकियाँ लेने लगती है, ऐसे रोती है, हाँ हाँ महाराणा की हत्या कर दी। पन्ना स्थिर होकर के, आज कुसमय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी कि मुझे पहले ही पता था ये जो रास रंग किया जा रहा है, इसमें ज़रूर कुछ न कुछ षड्यंत्र है। आज कुसमय यानी इस बुरे समय में रास रंग की, बिना अवसर पर ये जो रास रंग की बात कही है, तो ये सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से मैंने रोक दिया था। संभव है कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड करवा देता, बनवीर इनकी भी हत्या करवा सकता है। शामली, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ, लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है, लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है,
कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझ करके जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज्य करेगा। धायमा कुंवर उदय सिंह को भी वो मारना चाहता है। पन्ना कहती है विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। पन्ना कहती है कि जो विलासी है, अत्याचारी ऐसा राजा कभी भी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली कहती है लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने वह अपने महल में गया है। शामली कहती है मैंने उसको देखा है कि वह रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। शामली कहती है कि सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया, रिश्वत दे दी, सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और लोग उससे डरते भी हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता था, वो तो केवल पहलवानों तक ही सीमित है, तो उनसे ऐसा राज्य नहीं चल सकता। और सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट से विक्रमादित्य का भी शासन इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उससे सारे सामंत है वो महाराणा से असंतुष्ट थे, विक्रमादित्य से असंतुष्ट थे। पन्ना कहती है अब क्या होगा। शामली कहती है थोड़ी देर बाद ये कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर की रक्षा होनी चाहिए। धाय माँ किसी भी तरह से कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। पन्ना कहती है कुंवर जी की रक्षा, और वह सोचने लग जाती है कैसे करूं। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब ये मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही है। तो राजपूत जो राजा है, राजपूत रक्त है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ कभी भी सहन नहीं करेगा। शामली कहती है ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह से करोगी। शामली प्रश्न करती है कि यही तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह से करोगी। पन्ना कहती है मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर के कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली और चंदन कहाँ रहेगा। पन्ना जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। पन्ना कहती है कि जहाँ भगवती तुलजा रखेगी, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता, रक्त से नमक नहीं बनता। क्या सुंदर बात लिखी है कि नमक से रक्त बनता। मैंने महाराणा का नमक खाया है और नमक से रक्त बना है, तो नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं बनता। शामली कहती है धन्य हो धाय माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने के लिए आ रहे हैं। एक ओर से तुम्हारा महल गिरा ही चुका था, एक ओर से यानी बनवीर ने अपने सारे सैनिकों को तुम्हारे महल को घेरने का आदेश दे दिया। पन्ना कहती है हाँ भगवान एक लिंग, अब क्या होगा। हाय अब भगवान एक लिंग भगवान शिव को कहते हैं, अब क्या होगा। जो इष्ट देव हैं चित्तौड़ के। शामली जैसे ही हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें ही करनी है। शामली कहते हैं जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा आज तुम्हें ही करनी होगी। पन्ना मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती है। क्या मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती है। शामली सैनिक तो उसके हैं धाय माँ, सैनिक तो बनवीर के मिले हुए हैं, तो सैनिक तो है ही नहीं, सैनिक तो तुम्हारी तरफ होंगे ही नहीं, क्योंकि सैनिक तो सब बनवीर के उगे हैं। पन्ना और सामंत। शामली कहती है उनमें इतना साहस नहीं है। पन्ना जोर से दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, जोर से बोलती है दरवाजे पर कोई आया है, तो दरवाजे पर कौन है। तो किरत बारी का प्रवेश। किरत बारी कौन है, जो जूठी पत्तल उठाने वाला है, भोजन के बाद में जूठी पत्तल उठाने वाला किरत बारी। किरत बोलता है अन्नदाता किरत बारी हूँ, अन्नदाता किरत बारी हूँ। धाय माँ के चरण लागो, धाय माँ के चरण लागो अर्थात धाय माँ के चरण प्रणाम करता हूँ, मैं किरत बारी हूँ। पन्ना किरत तुम हो, बाहर तो कोई नहीं है। किरत अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता है अन्नदाता की आधी रात को जे का हो रहा है।
ये उनकी बोली है, भाषा में बोल रहा है। अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता। अन्नदाता की आधी रात को जे का हो रहा है, पेड़े में किसी का भी पेशारा नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, इससे कुछ बोला नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में कोई किसी को आने जाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं बारी हूँ इसलिए मुझे कोई नहीं बोला। पन्ना, तो तुम बेखटक चले आए। किरत, अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकनी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जू मैंने बयालू कर ली ढाईमा, मैं जूठन पालूँ। तो यहाँ पर बयालू का अर्थ होता है रात्रि का भोजन। बयालू कहते हैं रात का भोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बयालू, रात्रि का भोजन, अंग्रेजी में जिसको हम डिनर कहते हैं क्या, तो रात्रि का भोजन बयालू। तो अगर कुंवर जी ने बयालू कर ली है धायमा, तो मैं जूठन पालूँ, उनकी वो पत्तल उठा लूँ। पन्ना, नहीं। कीरत कहती है कुंवर जू जुग जुग जिए धायमा, कुंवर जू जुग जुग जिए धायमा। जब से कुंवर जू बूंदी से आए हैं, तब से सगर महल में उजियारो फैल गयो है। कुंवर जी तब से, यानी जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, तब से सगर महल में सारे महल में उजियारो फैल गया है। राणा विक्रमाजीत जब हर भजन करेंगे तो धायमा अपना चोर छतर कुंवर जी को ही सौंपेंगे। सच जानो धायमा, मैं तो उसके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर करके धायमा कुछ सोच रही है। ठीक है, इतने में कुछ धायमा है इसकी बातों को सुनकर कुछ सोचने लगी। पन्ना चौंक करके, हाँ मैं सोच रही हूँ। शामली से कहती है पन्ना कि तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। तुम बाहर जाकर के देखो कि सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हो और कितने सिपाही हैं। शामली कहती है बहुत अच्छा है धायमा, मैं भी जाती हूँ। इतने में शामली वहाँ से प्रस्थान करती है, सिपाही देखने जाती है। अब पन्ना कहती है कीरत बारी से, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? पन्ना प्रश्न करती है। तो तुम हे कीरत, क्या तुम कुंवर जी से बहुत प्यार करते हो, प्रेम करते हो? कीरत कहती है अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए तो मैं अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत, आज तुम्हारी वो जान देने की बात भी अभी देखी जाएगी। तो पन्ना कहती है कि वो मौका आ गया है, वह अवसर आ गया है कीरत। तो कीरत कहती है मौका, कैसा मौका? पन्ना कहती है कुंवर जी को बचाने का मौका। तो कीरत कहती है कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है? अरे कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? और कीरत के रहते धायमा हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता, कहीं हंसी तो नहीं कर रही है? अरे मेरे होते हुए कोई कुंवर जी पर जो बाल भी बांका कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। पन्ना कहते नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कीरत कहते हुक्म दे अन्नदाता, आप हुक्म दो, मुझे आदेश दो। हुक्म दो मैंने आदेश दो। पन्ना कहती अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल ले जाते हो, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा करके ले जाते ही हो। कीरत कहती है ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका मुझे। जब मैं आया तो सिपाहियों ने मुझे नहीं रोका, क्योंकि ये तो कीरत है। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गिल्ली पतले डालकर महल के बाहर निकल जाओ, ये सुरक्षित होगा। पन्ना कहती है कि तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गिल्ली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत कहती है वाह अन्नदाता, अन्नदाता ने खूब सोचा है, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ है? पन्ना कहते हैं सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपने टोकरी में सुला लेना और वे जागने न पाए, ध्यान रखना जागने नहीं पाए, इतने धीरे से उठाना कि वो जागे नहीं। कीरत बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है? पन्ना मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत कहता अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है।
अन्नदाता, आपके जस ने, आपके यश ने मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पतले छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने भी खाया है, मैंने भी सोचा कि आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वही लाया हूँ। पन्ना कहती है, और हाँ कुंवर जी को तुम बेरिश नदी के किनारे मिलना, तुम कुंवर जी को लेकर तुम बेरिश नदी के किनारे मिलना, और वहाँ पर जहाँ शमशान है वहाँ पर तुम लेके जाओ, वहाँ मिलना। किरत कहता है, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, यहाँ वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र नहीं पड़ेगी, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, वहाँ पर मुझे किसी भी आदमी की नज़र नहीं पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला। क्या सुंदर बात कही है। पन्ना कहती है, तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। किरत कहती है, अन्नदाता धन्य तो आप है, मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा, तो मैं चलूँ अब। तो धन्य हे अन्नदाता, तुम धन्य हो, आप धन्य हो, मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा, तो मैं चलूँ। इतने में सांवले का प्रवेश होता है। सांवली आती है और क्या कहते हैं, देखिए, धाय माँ, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है, उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही है, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। उत्तर की तरफ 7 सिपाही है, बाकी सब तरफ चारों दिशाओं में और दिशाओं में 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं, शायद उत्तर की तरफ से सिपाही है बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं सांवली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। और किरत से, चलो किरत, दोनों प्रस्थान करते हैं और पन्ना का प्रवेश होता है। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई है। सांवली यानी उनको जो है पन्ना है, वो किरत के साथ में जाकर के एक तरह से उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। एक तरह से किरत वो उसको सुरक्षित स्थान पर ले गया है। अब सांवली कहती है किरत से, पन्ना कहती है पहले, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। सांवली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना कहती है, क्या। सांवली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे और वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे, और जब वे कुंवर जी को न पाएंगे तो तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। बनवीर आएगा जरूर, और वह तुमसे उदय सिंह के बारे में, कुंवर जी के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब देगी। पन्ना कहती है, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। सांवली, इससे वे नहीं मांगे, ये बात जब तुम कहोगी तो वे नहीं मानेंगे, और क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। सांवली कहती है, इससे वह नहीं मानेंगे, और क्रोध में आकर बनवीर ने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो फिर कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। पन्ना कहते हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं है सांवली। तो सांवली कहती है, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा, इसीलिए तुम्हें भी जीवित रहना है। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। सचमुच, पन्ना कहती है कि सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। तो सांवली कहती है, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना कहती है, दे सकती हूँ। सांवली कहती है, किस तरह। पन्ना कहते हैं, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, और वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा ये कौन सोया है। कि अगर कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी तो वह बनवीर है वो क्रोध में होगा, और तब उसको पता नहीं चलेगा कौन सोया हुआ है। सांवली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी ये सोचने लग जाती है। सांवली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल उमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। कितनी ये मार्मिक बड़ा संवाद है ये, कि किसे सुला दूंगी, मेरे हृदय पर आज वज्र की तरह पड़ रहा है, गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय के बादल उमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। सांवली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें न करो, कुंवर जी की सैया पर किसे सुलाओगी।
तो पन्ना कहते सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आँख का तारा है चंदन, मैं चंदन को सुला दूंगी, चंदन को सुला दूंगी शामली। और वह सिसकियाँ रहने लग गई है, रोने लग गई है। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी मैं आज, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली कहती है धाई माँ ऐसा मत करो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और वह प्रस्थान कर जाती है। ऐसी मार्मिक यहाँ पर प्रसंग आया है प्यारे विद्यार्थियों, कि आंसू आ जाए, बड़ा भावुक क्षण है ये। पन्ना कहती है चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, तो मुझे करना है वह शामली सुन भी नहीं सकेगी, मैं जो कर रही हूँ वह शामली तो सुन भी नहीं सकेगी, तो मैं कैसे करूँगी। भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। माँ मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। यही इस राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है और यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दे माँ, मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए, ममता ना बहे। और भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। इतने में ही नेपथ्य में पर्दे के पीछे से माँ का स्वर हो रहा है, चंदन की पुकार है, माँ 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 पुकार कर रहा है। कौन? चंदन आया है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है प्यारे विद्यार्थियों। चंदन कहता है माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, ये रक्त निकल रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई है माँ, ये रक्त निकल रहा है। पन्ना कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ बेट देखूँ तो, देखूँ मेरे लाल। ओहो अंगूठे में ये चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल गया, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दो। और अपनी साड़ी के कपड़े के टुकड़ा फाड़ करके उसको सीधा करती है। हाँ हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। और बांधते हुए ये चोट कैसे लगी मेरे लाल, वो बांध रही है और प्रश्न कर रही है कि चोट कैसे लगी मेरे लाल। चंदन कहता है कि मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों ओर सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ रहा था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसे ही नीचे कूदा एक टूटा शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही है, निकला ही करता है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। चंदन प्रश्न कर रहा है कि सिपाही क्यों महल के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। तो पन्ना कहती है आज नाच रंग का दिन है, आज नाच रंग का दिन है ना, वहीं सब देखने के लिए आए होंगे। सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी, उसको देखने आए होंगे। चंदन माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उसे कहूँगा माँ कि कुंवर को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता है। हाँ मैं सोना से कहूँगा कि सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं उसे कल ही कहूँगा माँ कि कुंवर को ना अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट में इस प्रकार की चीज़ें में करने में ही नहीं लगता। पन्ना मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन, मैं भी उसे समझा दूंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम इतना ही लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये फिर ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आगे के प्रसंग को, आगे की एकांकी के पृष्ठ को हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये 42 पृष्ठ तक हो गए हैं आज, ठीक है, 42 पृष्ठ तक हम पढ़ेंगे, पढ़ लिए हमने। कल से 43 पृष्ठ से हम आगे लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो पढ़ाया है एकांकी का ये पाठ वो आपको समझ में आ गया होगा और इसको ठीक प्रकार से समझना है ताकि आप प्रश्नोत्तर ठीक प्रकार से कर सके, इसके भाव केंद्रीय भाव को ठीक से समझ सके, पात्रों के चरित्र के बारे में समझ सके, ठीक है। तो आगे से सब आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।